फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम इसमें बात करेंगे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के बारे में कि श्रोडिंगर का तरंग समीकरण होता क्या है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसका पूरा डेरिवेशन आपको बताएंगे, कैसे आप डेरिवेशन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो देखो चलो देखते हैं आपका श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का तरंग सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इसे समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं आपका ये समीकरण आपका है क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का तरंग सिद्धांत पूरा एकदम बेसिक से समझेंगे। तो देखो, डी ब्रॉगली की परिकल्पना तथा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल के आधार पर 1920 में परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया। इसे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। क्या कहा गया आपसे, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है यही आपका, इसी पे आपका श्रोडिंगर ने समीकरण दिया। अभी आपको पूरा समझ में आने वाला है, थोड़ा बस वीडियो को देखना लास्ट तक। ठीक है, तो डी ब्रॉगली की परिकल्पना तथा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था, पहले उसे समझते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो जो डी ब्रॉगली का आपका प्रिंसिपल था वो आपका क्या था। देखो, जो डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल, उससे पहले आपको पता होना चाहिए बोहर ने क्या बात बताई थी। देखो, बोहर ने जो बताया था, अभी हम 3 वीडियो जो आ चुके हैं उन पे भी हम यही बात करते आ रहे हैं। बोहर ने क्या बताया, तो बोहर ने बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो कण है, उसकी इलेक्ट्रॉन की कैसी प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर होती है, अर्थात उसकी कण प्रकृति होती है। कैसी नेचर होती है, पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करता है, ये बात बताई बोहर ने। ठीक है, ये बात किसने बताई, बोहर ने। बोहर ने ये जो बात बताई, फिर आपके आए डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली का जो समीकरण था, उन्होंने डी ब्रॉगली ने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी 2 प्रकार की नेचर होती है, पहली पार्टिकल नेचर और दूसरी वेव नेचर। ठीक है, पहली नेचर कौन सी हो गई, पार्टिकल नेचर, और दूसरी नेचर आपकी हो गई वेव नेचर। तो 2 प्रकार की नेचर होती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो ये जो डी ब्रॉगली थे, इन्होंने 2 नेचर्स के बारे में बता डाला, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में। ठीक है, और बताया इससे कि जो कण है आपका इलेक्ट्रॉन, इसकी ड्यूअल नेचर होती है। कैसी नेचर होती है, ड्यूअल नेचर, द्वैती प्रकृति होती है। कह सकते हो द्वैती प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होती है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद आए हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने देखो क्या बताया, हाइजेनबर्ग जो थे उन्होंने बताया ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका कहाँ पे रहता है, इसकी स्थिति और इसके संवेग का आप सीधा सीधा निर्धारण नहीं कर सकते कि इसकी स्थिति यहाँ होगी कि यहाँ होगी, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, उन्होंने बताया इसकी पोजीशन और इसके मोमेंटम। पोजीशन अर्थात स्थिति और मोमेंटम मतलब कि संवेग। मोमेंटम क्या होता है, इसका संवेग। तो पोजीशन और मोमेंटम का आप एक साथ सही निर्धारण नहीं कर सकते, ये बात है आपके हाइजेनबर्ग ने बताई। ठीक है, तो इसका भी हमने समीकरण पूरा पढ़ रखा है, तीनों वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, हाइजेनबर्ग वाला भी। तो पोजीशन और मोमेंटम का आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा निर्धारण नहीं कर सकते। तो डी ब्रॉगली आए, फिर हाइजेनबर्ग आए। डी ब्रॉगली ने कहा कि पार्टिकल नेचर होती है। ठीक है, और उसके आधार पर उन्होंने बताया। ठीक है, लेकिन हाइजेनबर्ग ने बताया कि इसकी स्थिति कहाँ होगी वो नहीं देख सकते आप। ठीक है, तो पहले बताया गया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, फिर बताया गया पार्टिकल और वेव दोनों होता है, फिर बताया गया हाइजेनबर्ग के अनुसार कि पोजीशन आपकी और मोमेंटम का आप एक साथ सही सही निर्धारण नहीं कर सकते, ये बात भी बताई गई। ठीक है, थी आपकी बोहर, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग की। अब आए हैं श्रोडिंगर, जो कि क्या बताएंगे आपका, श्रोडिंगर ने क्या बताया, उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के जो चारों ओर ये है, ये कहाँ पे इसकी स्थिति को उन्होंने क्या बताया कि इसकी एक प्रायिकता होती है, इसकी एक पोजीशन जो है, इसकी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रायिकता हो सकती है कि ये आपका यहाँ पे स्थित है कि यहाँ पे स्थित है, और उस स्थिति की प्रोबेबिलिटी के मतलब उस पर उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी जिसे अभी आगे देखेंगे। तो देखो, ये जो पोजीशन है इस पे इन्होंने बताया कि इसकी एक प्रायिकता होती है कि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे स्थित हो सकता है, ये प्रायिकता आप निकाल भी सकते हो, एक समीकरण इन्होंने दिया था। ठीक है, तो पढ़ो, कह रहा है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। देखो, कहा गया डी ब्रॉगली की परिकल्पना तथा हाइजेनबर्ग के आधार पर सन 1920 में परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया गया, इसे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में नहीं घूमता है, यहाँ घूमता है। ठीक है,
यहाँ पे हो जाएगा रहता है। तो क्या हो गया कि आपका निश्चित कक्षाओं में नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न प्रायिकताओं के साथ या कहीं भी हो सकता है, मतलब विभिन्न प्रोबेबिलिटी के साथ या कहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये बात। अब आगे कहा गया ना, देखो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न प्रायिकताओं विभिन्न प्रोबेबिलिटी के साथ या कहीं भी हो सकता है। फिर कहा गया नाभिक के पास इसकी उपस्थित होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, फिर देखो नाभिक के पास इसकी उपस्थित, मतलब ये जो आपका इसकी पोजीशन है कहाँ पे ज़्यादा होती है, इसकी प्रायिकता नाभिक के पास उपस्थित होने, क्योंकि नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, इस कारण से नाभिक के पास इसकी प्रायिकता ज़्यादा होती है कि ये वहाँ पर हो। ठीक है, फिर कहा गया नाभिक के पास इसकी उपस्थित होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, देखो पहले कहा गया उपस्थिति होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती प्रायिकता घटती जाती है, मतलब जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होगा ये प्रायिकता घटती जाती है कि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे स्थित है। तो इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित होता है, नाभिक के पास में उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बताई इन्होंने। ठीक है, कहाँ पे ये उपस्थित हो सकता है, नाभिक के थोड़ा समीप। ठीक है, उसकी प्रायिकता है ज़्यादा। ठीक है, तो नाभिक के पास इसकी उपस्थित होने की प्रायिकता ज़्यादा है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती प्रायिकता घटती जाती है। फिर कहा गया परमाणु में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण का प्रतिपादन किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण का प्रतिपादन किया जिसे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो श्रोडिंगर थे इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, नाभिक के थोड़ा समीप उपस्थित होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अधिक है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या है, अधिक है। ठीक है, ये बात बताई श्रोडिंगर ने कि इसकी प्रायिकता क्या है, अधिक है, और ये नज़दीक अगर इसको दूर ले जाओगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, घट जाएगी। ये बात श्रोडिंगर ने बताई। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो आपका ये जो श्रोडिंगर थे उन्होंने एक इसके उपलक्ष्य में एक समीकरण भी दिया, एक इक्वेशन दी, तो उस इक्वेशन को देखते हैं, इससे कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आपकी श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के बारे में कि श्रोडिंगर का तरंग समीकरण क्या होता है। तो वो होता है आपका डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल जेड स्क्वायर। देखो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है जिससे आप प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा भी इसका डेरिवेशन भी करते हैं। चलो पहले इसके बारे में जान लो। यहाँ पे एक्स वाई जेड अक्ष कार्तीय निर्देशांक मतलब स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एच प्लांक नियतांक है, ई आपका इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा, ये जो ई है इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा, और वी जो है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, और ये साई जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है। ठीक है, तो ये बात है आपके श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन की। ये पूरा आपका, अब देखो इसका देखते हैं डेरिवेशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे ये समीकरण आया कैसे। ठीक है, तो चलो देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखो बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो जो डेरिवेशन होगा वो देखो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो माना, क्या लिखना है यहाँ पे, माना है। तो यहाँ पे देखो माना एक निकाय जिसमें गतिमान कण का तरंग फलन साई है। ठीक है, तो ये लिखते हैं साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स, क्या हो जाएगा, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, अपॉन में लैम्डा, और इसे मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे क्या बना लेना है, समीकरण नंबर 1। तो ये आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप देखो ये जो साई इक्वल टू आपका ये हुआ है, इस पे साई क्या है इसकी बारे में बात करते हैं। साई आपको पता है क्या है, तरंग फलन है आपका। ठीक है, तरंग फलन हो जाएगा। लैम्डा आपका क्या है, वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, ये वेवलेंथ हो जाएगी। और ए बात करें यहाँ पे ए क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए आपका जो है ये है तरंग का आयाम। ठीक है, ये क्या है, तरंग का एम्पलीट्यूड है, आपका आयाम है। और ये जो एक्स है इसकी बात करें तो देखो साई तरंग फलन, ए तरंग का आयाम और लैम्डा वेवलेंथ, और ये जो एक्स है आपका, एक्स क्या है यहाँ पे उसकी बात करते हैं। देखो ये जो एक्स है, एक्स आपका यहाँ पे क्या है, एक, देखो एक्स आपका एक
एक निश्चित दिशा में कण का विस्थापन, एक्स क्या है, एक निश्चित दिशा में कण कितना विस्थापित हो रहा है वो है एक्स। ठीक है, अभी देखो पूरा डेरिवेशन करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझोगे। तो देखो अब ये इतनी बात होगी, अब इसको सॉल्व करते आगे। ठीक है, तो इतना आया था साइन इक्वल टू ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। आप क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, इसका अवकलन कर देना है। डिफरेंशिएशन करना आता होता है आपको, तो डी बाई डी एक्स साइन इक्वल टू ए आपको बाहर ले लेना है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखना है डी बाई डी एक्स साइन 2πx अपॉन लैम्डा। क्या लिखोगे, साइन 2πx अपॉन लैम्डा। ठीक है, और इसे मान लेना है समीकरण नंबर जो एक था, उसी का हमने क्या किया यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन किया है। तो डी बाई डी एक्स जो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, तो इसका भी अवकलन वैसे ही होगा। देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे 2πx अपॉन लैम्डा, तो उसी प्रकार यहाँ पे लिख दो कॉस 2πx अपॉन लैम्डा। जैसे साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स, तो साइन 2πx बटे लैम्डा का हो जाएगा क्या, कॉस 2πx बटा लैम्डा, और फिर इस 2πx बटे लैम्डा का फिर से अवकलन कर देना आपको। ठीक है, ये ट्रिक होती पूरी, तो एकदम अच्छे से आपको समझा रहे हैं कि दिक्कत ना हो। ठीक है, पूरा एकदम बेसिक इतना लिख दिया। आप देखो 2πx बटा लैम्डा का करो तो 2π इंटू एक्स, आपका ये तो पूरा कांस्टेंट 2π बटा लैम्डा। अब x का अवकलन करोगे तो कैसा आएगा, x का आएगा 1। ठीक है, x का अवकलन होता है 1, तो इसका मान कितना आ गया, ये a cos 2πx बटा लैम्डा इंटू 2π बटा लैम्डा, इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसे क्या मान लेना आपको, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आ गया है आपका क्या, अवकलन इसका। आप देखो ये अवकलन आ गया, यहाँ पे लिख दिया हमने अवकलन इसका। ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको, अगेन डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका दोबारा से अवकलन कर दो तो लिखना है अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे फिर से करोगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो जितना कांस्टेंट उसे बाहर ले लेना है, तो a इंटू 2π बटा लैम्डा इसे बाहर ले लो, और जो फिर यहाँ पे लगा दो डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस 2πx बटा लैम्डा। ठीक है, कॉस 2πx बटा लैम्डा। अब इसको भी उसी तरह करना जैसे अभी साइन वाला क्या था वैसे इसको, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो देखो इसका करना है तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर साइन बटा डी एक्स स्क्वायर ए 2π बटा लैम्डा। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स की जगह क्या है 2πx बटा लैम्डा, तो वही रख देना है। क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स की जगह है तो लिखो माइनस साइन 2πx बटा लैम्डा। ठीक है, ये आपका पूरा इसी टाइप से आ जाएगा साइन 2πx बटा लैम्डा। आप देखो ये जो आ गया है, ये आप फिर से इसका करना पड़ेगा जैसे अभी क्या था 2πx बटा लैम्डा का। ठीक है, 2πx बटा लैम्डा का, तो यहाँ पे फिर वही होगा 2π बटा लैम्डा बाहर आ जाएगा, x का अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 2π बटा लैम्डा और x का अवकलन 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना क्या, 2π बटा लैम्डा, तो इसको पूरा हटा देते और लिख देते 2π बटा लैम्डा। ठीक है, तो सिंपल आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2π अपॉन लैम्डा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो a इंटू 2π बटे लैम्डा और यहाँ पे 2π बाई लैम्डा बचा। ठीक है, तो इसको पूरा गुणा कर लो, 4π स्क्वायर लैम्डा इंटू माइनस का साइन 2πx अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका पूरा आ जाएगा, अवकलन करके लिखा है 2π बटा लैम्डा। ठीक है, तो देख सकते हो, तो ये जो आपका अवकलन आया पूरा ये आ गया। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 3 आपका आ चुका है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों बन चुकी इक्वेशन। आप बात करें इसे कैसे सॉल्व किया जाए उसकी। ठीक है, तो देखो इतना आने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल ये जो a साइन 2πx बटा लैम्डा, देखो ये समीकरण नंबर 1 आपका क्या है, साइन के बराबर ये a साइन 2πx बटा लैम्डा, तो यहाँ पे हमें सिंपल साइन लिख देना है और लिखना है समीकरण 1 से साइन का मान रखने पर। ठीक है, साइन का मान रखने पर, तो देखो यहाँ पे साइन का मान आपको रख देना क्या, a साइन 2πx बटा लैम्डा की जगह क्या रख देना है, साइन। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4π स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और a साइन 2πx बटा लैम्डा की जगह साइन लिख देना है। तो ये बन गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो इन चारों समीकरण बन चुके हैं आसानी से, इनको थोड़ा साइड पे लिख देते हैं और पूरा डेरिवेशन आगे करते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसका डेरिवेशन आगे की ओर इसको करते हैं, कैसे होगा, थोड़ा डेरिवेशन बड़ा लेकिन आसान एकदम है, प्रैक्टिस से पूरा आ जाएगा। ठीक है, आप देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, अभी केवल इलेक्ट्रॉन की बात की थी, आप मान लो सभी कणों की बात करें। ठीक है, ये सभी कणों की अब बात होगी। तो देखो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, आपको लिखना क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि आपका संपूर्ण, पहले आपको ऊर्जा की बात करें तो देखो यहाँ पे संपूर्ण ऊर्जा जो होती है आपको पता होगा, संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है।
ठीक है। संपूर्ण जो पूरी ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहाँ लिखना है संपूर्ण ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस का स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इतना लिख दोगे। अब संपूर्ण ऊर्जा को हम लोग मान लो ई से डिनोट करें और गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, हाफ mv² के। और स्थितिज ऊर्जा को मान लो कैपिटल वी मान लिया हमने, ठीक है। तो ये कैपिटल वी हो गई आपकी, ठीक है, कैपिटल वी या कैपिटल यू कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल वी लिख दिया। आप देखो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखो ई माइनस वी, ये प्लस का भी उधर इधर ले लो माइनस का, तो कितना बचेगा 1/2 mv², ठीक है। 1/2 mv² बच जाएगा इक्वल टू 1/2 mv², मतलब वी को इधर ले लिया, ठीक है, प्लस का था इधर आ गया माइनस का हो गया। आप देखो क्या करते हैं इसको, ये जो ई माइनस वी इक्वल टू आया है, आप देखो ये जो 2 है इसको उधर गुणा कर दो तो 2e माइनस वी हो जाएगा, 2 कोष्ठ में e माइनस वी, ठीक है। इतना आ गया एकदम आसानी से। इसे मान लो समीकरण नंबर 5, ठीक है, समीकरण 5 मान लिया। अब देखो आपको डी ब्रोगली का समीकरण याद होगा। इतना करने के बाद देखो mv² की वैल्यू निकाली 2e माइनस वी आ गया। अब आपको डी ब्रोगली का इक्वेशन याद होना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है। आपका डी ब्रोगली का इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू h/mv या लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है। डी ब्रोगली का इक्वेशन होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv या mc, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो mv, अगर दोनों का पक्षों का हम लोग वर्ग कर दें तो क्या, देखो mv² ना इसलिए वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा λ² इक्वल टू h²/m²v², ठीक है, ये हो जाएगा। आप देखो यहाँ से mv² v² ये जो आपका पूरा है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। m² v² है, यहाँ पे देखो mv² की वैल्यू ये, बाहर m ले लो और mv² का मान रख दो, क्या आ जाएगा 2 कोष्ठ में e माइनस वी, ठीक है। mv² का मान रख दिया 2 कोष्ठ में e माइनस वी, और इसे मान लो समीकरण नंबर 6, ठीक है। h²/m इंटू 2e माइनस वी, और समीकरण नंबर इसे मान लेना है 6, ठीक है। तो वही मतलब लैम्डा का मान हमने यहाँ पे देख सकते हो जो इतना आया था, इसमें mv² की वैल्यू रखी और समीकरण 6 मान लिया। तो इसे ऊपर लिख लेते हैं समीकरण 6 को भी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 को भी यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख देते हैं। तो देखो ये आ गया λ² इक्वल टू h²/2m e माइनस वी, ठीक है। आप देखो आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये समीकरण 4 में इस λ² की वैल्यू रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 4 में λ² का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 में हम लोग रखते हैं λ² का मान, तो कितना आ जाएगा d² साई/dx² इक्वल टू -4π² इक्वल टू -4π², और λ² की वैल्यू रख दो। देखो -4π² और λ² का मान कितना है h²/2m e माइनस वी, h²/2m कोष्ठ में e माइनस वी और आपका इंटू में साइन, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा साइन। तो देखो इतना आ गया। आप देखो आगे कैसे करते हैं पूरा, तो उसको भी समझ से, इंटू में आपको यहाँ पे साइन था, साइन लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन आ गया। आप देखो क्या करना, इससे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो d² sin/dx² इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये वाला पद आपका ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 माइनस का 8π² कोष्ठ में e माइनस वी इंटू साइन, ठीक है। आप यहाँ पे बचा h² बटे में, ठीक है, इंटू साइन, तो इतना आ जाएगा। तो ये आपका आ गया d² sin/dx² की वैल्यू, ठीक है। तो अभी देख सकते हो आसानी से इतना तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे बात करें तो हमने अभी केवल x एक्सिस के लिए निकाला, जब इलेक्ट्रॉन केवल x अक्ष में घूम रहा हो, ठीक है। लेकिन हमें 3 डायमेंशन का निकालना है। देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये जो आपका है 1 डायमेंशन के लिए, एक विमी के लिए, मतलब कि अभी इलेक्ट्रॉन आपका केवल x अक्ष में घूम रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है अभी यहाँ पे केवल दिखाया गया कि x एक्सिस में घूम रहा है, तभी तो dx की है केवल। लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन केवल ये तो सोच के घूमेंगे नहीं कि x अक्ष में घूमेंगे, पूरे आकाश में घूमेगा, पूरे स्पेस में घूमेगा, ठीक है। तो पूरे में घूमेगा, तो इसलिए x और y और z तीनों पे घूमेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी x y z तीनों अक्षों पे घूमेंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें d² जैसे dx² बटे में लिया, वैसे x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों का लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो तीनों का लिख लेते हैं आसानी से। तो एकदम अब हो गया, थोड़ा सा बचा है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं आपका x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के लिए, ठीक है। जब उसका लिखोगे तो देखो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेस x y z तीनों दिशाओं में घूम सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं d² sin/dx² प्लस d² sin/dy²,
ठीक है, अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, पूरा लिख देना है और बचेगा क्या, माइनस का 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी बटा एच स्क्वायर। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम कोष्ट में ई माइनस वी बटा एच स्क्वायर इंटू साइन। ठीक है, बटे एच स्क्वायर इंटू साइन, इतना बच जाएगा। तो देख सकते हो भैया यही श्रोडिंगर की इक्वेशन है, पूरी यही सिद्ध करनी थी हमें। ठीक है, इंटू साइन, यही वाली इक्वेशन हमें पूरी सिद्ध करनी थी, आसानी से आपको सिद्ध करके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी है, उस पर आपने पहले क्या देखा था, डी की जगह वो डेल्टा लगा था। ठीक है, तो डेल भी लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, तो देखो जो आपको लगा हो इक्वेशन पे वही लगा देना है यहाँ पे। जैसे डी लिखा है हमने तो यहाँ पे आप डेल लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर साइन बटा डी एक्स स्क्वायर, और पूरा वही उतार देना, केवल डेल लगा देना डी की जगह। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साइन बटा डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर साइन बटा डी वाई स्क्वायर, वैसे ही पूरा लिख देना है। ठीक है, तो देख सकते हो आसानी से इसको पूरा उसी टाइप से उतार देना, केवल डेल्टा लगा देना है। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया डेल स्क्वायर एक्स बटा डेल स्क्वायर साइन बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बटा डेल जेड स्क्वायर, पूरा उसी टाइप से उतार देना, चाहे डी लिखो या डेल लिखो। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।